मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं निशांत रावल, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। निशांत रावल, थैंक यू सो मच। विनय चौहान जी हैं प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ डॉक्टर जयेश शाह, आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके विचार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले निशांत जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपसे पूछूँ, बागियों का केंद्र बन गया है बड़ौदा, आपको लगता है इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल संकेत जी, देखिए जो पार्टी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी गुजरात में और स्पेसिफिकली बड़ौदा में कि हम तो कैडर बेस्ड पार्टी है जी, हम तो डिसिप्लिन वाली पार्टी है जी, आज पहली बार 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हमें बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखने को मिला कि तीन ऐसे सिटिंग एमएलए जिनको बीजेपी को निकालना पड़ा और बागी बन गए, और वही लोग अभी बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं। देखिए कांग्रेस से तो बाद में फाइट होगी उनकी, पहले उनके ही उम्मीदवार से उनकी फाइट होने जा रही है। उस समय पे कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, ऐसी एक बहुत। लेकिन ऐसा है निशांत जी, आप ये बताइए, रिबेल्स एग्जिस्ट इन एवरी कैंप। जिसको टिकट नहीं मिलती वो हमने हर चुनाव में देखा है, वो बागी हो जाता है। तो ये तो हमने कांग्रेस में भी देखा, आपके भी अहमदाबाद के हेडक्वार्टर्स में कोई प्लेट नोच रहा था, कोई बिल्डिंग को डिफेस कर रहा था। तो बागी क्राइसिस आपकी पार्टी में भी? बिल्कुल, देखिए संकेत भाई, अहमदाबाद के हमारे राजीव गांधी भवन कार्यालय में जो हुआ था, एक नेता के लिए किसी ने आके नेम प्लेट को इरेज कर दिया था। 24 घंटे में वो सारे कार्यकर्ता वापस आ गए थे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने लगे थे। लेकिन कांग्रेस का जो लिस्ट 182 सीट्स का जो लिस्ट बाहर आया कैंडिडेट्स का, आपको एक भी कांग्रेस का सिटिंग एमएलए जिसको टिकट नहीं मिली, हमने 5 सिटिंग एमएलए को चेंज करके नए लोगों को चांस दिया है। इस बार किसी ने भी अपक्ष में से उम्मीदवारी नहीं नोंदाई है। अपक्ष में से आपके ही पार्टी के लोगों के सामने लड़ना और थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाना, उसमें फर्क होता है। कांग्रेस एक बिन सांप्रदायिक पार्टी है, कांग्रेस में लोकशाही है। अगर मुझे मेरे स्टेट के, मेरे राज्य के हमारे प्रेसिडेंट से कोई प्रॉब्लम है, अध्यक्ष से प्रॉब्लम है। देखिए पिछली बार यहाँ पर जो मेरी गणित है, आप मुझे सही कर सकते हैं, मेरे ख्याल 10 या 13 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस को गए, 9 भारतीय जनता पार्टी को। ये तब जब ये माना जा रहा था कि बहुत गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, तब ये हालत थी। इस बार आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं और कितनी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं देखिए, सिटी एरिया में 5 सीटें हैं अभी, और नया सीमांकन है, उस हिसाब से 5 सीटें हमारी डिस्ट्रिक्ट एरिया में। डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऑल सीट्स हम लोग जीतने वाले हैं, और सिटी में भी हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि इस बार जो 27 साल से हमारा यहाँ पे एक भी एमएलए का सीट नहीं मिला, उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार चर्न करने की कोशिश। 5 से 6 सीट का आपका अनुमान? जी, डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल 5 विधानसभा कांग्रेस के हस्त तक जाने वाली है, और सिटी में हमारी मेहनत जारी है। जयेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बागी हैं, रिबेल्स, ये कितना बड़ा सिरदर्द है भारतीय जनता पार्टी की? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वार्निंग बेल है 2022 का चुनाव। 2017 में या 2012 में या 2005 में भारतीय जनता पार्टी में जो रिबेलियस होते थे, उसको 2 या 4 दिन में उसको कंट्रोल कर देते थे, 1 या 2 लड़ लेते थे पार्टी के सामने, बाकी ज़्यादा नहीं। इस बार जो रिबेलियन हुआ है, वो रिबेलियन में करीब 18 उम्मीदवार पार्टी के, आप सोचिए 19 लोग जो हैं, 19 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। 18 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं बागी के रूप में। आप मानते हैं बड़ी संख्या है? वो बहुत बड़ी संख्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी टीम है, ऐसे वो दावा करते हैं। पहली बार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बड़ौदा की बात करूँ तो बड़ौदा के 3 बागी है। वाघोड़िया की सीट पर मधुभाई श्रीवास्तव, पादरा की सीट पर दीनूभाई पटेल, और तीसरा बागी कौन सा 3 बागी था ना बड़ौदा में, सावली। 3 बागी हो गए, जो नहीं, राहुल जी कांग्रेस में जाकर के लड़े, तो 3 बागी हो गए। तो उसमें एक्चुअली ये 3 नहीं, ऐसे देखा जाए चौथा भी बागी है। डभोई की सीट पर जो बालकृष्ण पटेल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो भाजपा के धारासभ्य थे पहले। तो बड़ौदा में 4 बागी है। तो हकीकत में जब मधु श्रीवास्तव और दीनू मामा को समझाने की बात आई थी, तो गुजरात के गृह मंत्री जो युवा मंत्री है, हर्ष सांघवी, उसको भेजा गया था। अब जो दिग्गज नेता है, 6 बार से चुनाव जीत के आते हैं, उनको समझाने के लिए वो जो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी। जब वो स्ट्रेटेजी को टर्न करने गए, CR पाटिल खुद आए, तब बहुत लेट हो चुका था। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट और डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ा बहुत हद तक वो देखिए, आप तो कंप्लेसेंसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि ठीक है मोदी यहाँ के हैं, अमित शाह यहाँ के हैं, लेकिन जो लोग डे टू डे लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, आपको लगता है वो थोड़ा सा
बहुत कैजुअली ले लिया है उन्होंने बागी वाले मसले को। कैजुअली तो लिया, और साथ साथ ऐसा हुआ कि कैजुअली तो लिया, लेकिन जो बीजेपी की एक इमेज थी डैमेज कंट्रोल की, वो इस बार नहीं कर पाए। और ये जो मधु श्रीवास्तव, नुकसान करेगा या नहीं? नुकसान तो सीट वाइज अलग होगा। अब आप देखिए कि मधु श्रीवास्तव है जो वाघोडिया से दबंग कैंडिडेट है। मधु श्रीवास्तव के लड़ने से वो खुद हमेशा एक बार अपक्ष से जीता, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से जीता। अब उनके सामने एक सक्षम अपक्ष और है, मतलब वो खुद अपक्ष लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। एक धर्मेंद्र सिंह वाघेला करके है, वो भी अपक्ष लड़ रहा है। साथ में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट सत्यजीत गायकवाड़ है, साथ में भारतीय जनता पार्टी का पटेल कैंडिडेट है जो जिला प्रमुख रह चुके हैं। सत्यजीत गायकवाड़ वो राजघराने वाले। तो ये कैंडिडेट है। तो यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो रहा है कि उस सिनेरियो में मधु श्रीवास्तव तो जीतेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी होप रखनी बहुत मुश्किल है वाघोडिया की सीट पर। लेकिन मैं एक बात ये बताऊं, चाहे धर्मेंद्र सिंह वाघेला जीते, मधु भाई तो जीतने वाले नहीं है। अगर जीते तो ये दोनों अगर जीते तो फिर हमारे गुजराती में कहावत है, घी ढला तो कहाँ ढला, खिचड़ी में ही ढला, खाने में ही ढला। तो ये अल्टीमेटली जाने वाले वापस भारतीय जनता पार्टी में। मतलब जो भी जीते वो उसके बाद जीत के चाहे निर्दलीय भी रहे वो बीजेपी में चले जाए। वैसे पादरा में भी ये दीनू मामा जो अपक्ष लड़ रहे हैं, वो पहले भी एक बार अपक्ष जीत चुके, अपक्ष हार चुके आपका ये हैं। मानना है कि कोई भी जीते नेट वो बीजेपी का तो अल्टीमेटली बीजेपी, क्योंकि दीनू मामा भारतीय जनता पार्टी में इतनी पॉलिटिकल एनालिसिस करके आपने अंत में बीजेपी को ही जिता दिया। नहीं, जीता नहीं दिया है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप मुझे चुनाव के बाद 8 दिसंबर के बाद मुझे 15 दिसंबर को फोन करके बताना जयेश भाई, मैं ये करूंगा। हाँ, कि ये 2 कैंडिडेट जो अपक्ष जीते और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आपको ये बता दें, ये देखिए पीछे इस तरीके से लगातार कैंपेनिंग चल रही है, दिस नॉन स्टॉप कैंपेनिंग गोइंग ऑन। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस का इसी तरीके से रिक्शा पर कैंपेनिंग हो रही थी, अब बीजेपी की। लेकिन चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो उनका ये मानना है आप नॉन स्टार्टर हो, आपका जमानत जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले, मुझे याद है आलोक शर्मा जी अभी कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने एक तख्ती उठा करके बोला था 0, और उन्होंने बोला था इसको सेव कर लो। मैं 8 दिसंबर को आप देखना यही नतीजा आएगा। यहाँ जो बागी विधायक हैं या जो कुछ भी हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी देखिए, बात अभी इन्होंने की कि हमारी जमानत जब्त होगी, ऐसी बातें ये दिल्ली और पंजाब में भी करते थे। और किसकी जमानत जब्त हुई वो आप जानते हो अच्छी तरह से। गुजरात में आज एक परिवर्तन का लहर चल रहा है, और ये लहर जो है वो इस तरह से है, और कुछ वोटर इतने साइलेंट है और इतने से डरे हुए हैं बीजेपी वालों से कि वो लोग अपना नाम जो है जाहिर में बताना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास में जब हम लोग उनके पास में जाते हैं तो हमें सिर्फ इशारों से बताते हैं कि भाई अब आपकी बारी, ठीक है। तो हमें इस बार लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बड़ौदा के अंदर सब ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल रहे हैं। मांजलपुर की बात करें तो आप देख सकते हो कि योगेश काका जो है उन्होंने किस तरह से जो दादागिरी से उन्होंने सीट ली। मुझे लगता था कि बीजेपी के अंदर कोई यंग कैंडिडेट आएगा, कोई मुझे अच्छा सा टक्कर देगा। मैं फौजी हूँ, मुझे फौज में लड़ने का शौक़ था और मुझे लड़ने के लिए एक अच्छा सा एक सामने युवा सशक्त युवान मिलेगा। परंतु अभी मैं वो काका का सिर्फ आशीर्वाद ले सकता हूँ और उनको कह सकता हूँ कि आप बस अभी इस बार छोड़ दें, और जनता भी आपसे बहुत त्रस्त है और अब वो हमारे लिए खड़ी है। और आम आदमी पार्टी मांजलपुर में बहुत बड़े फासले से जीत रही है। हाँ, ये तो एक सीट की आपने बात की ना, लेकिन आप कह रहे हैं साइलेंट वोटर, तो इतना कितना साइलेंट है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि आपने हवा तो बनाई है यहाँ पर, लेकिन आपका वो संगठन कहाँ है? डू यू थिंक यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? जी, कांग्रेस के लिए एकदम विपरीत बात कही जाती है कि संगठन है लेकिन वो हवा ही नहीं है। जी देखिए, कैसा है कि जब है ना किसी के घर जब कोई परदेसी हमारे या कोई नया संगठन खड़ा होता है तो उसके साथ में उसके माई बाप होने चाहिए। माई बाप का मतलब है कोई सीट होनी चाहिए या कुछ सरकार होनी चाहिए, तब लोग जो है वो खुलेआम आते हैं। अभी लोग जो है बदलाव चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि किसी के सामने पंगा लेना नहीं चाहते, सबके सामने नहीं आना चाहते। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, लोग हमारे साथ में हैं, और जैसे ही आप 8 तारीख के बाद आप देखिएगा आम आदमी का संगठन इतना बड़ा मजबूत जैसे दिल्ली में है, जैसे पंजाब में है, वैसा ही ये दो लोग हंस गए आपकी बात पर, जरा रिस्पॉन्स ले लें। 8 तारीख के बाद वो हम हंसेंगे। अच्छा, 8 तारीख बाद आप हंसेंगे।
देखिए संकेत जी, यही पार्टी वाले लोग हैं ना जिनके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी जनवरी में शराब पीने की हालत में उनके ऊपर एफआईआर हुई और 10 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। महिला की छेड़ती का भी आरोप इनके ऊपर लग चुका है ऑफिशियली एफआईआर के थ्रू। ठीक है, ये यही आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं ना जो दिल्ली में 2015 में यमुना साफ करने की बात करते थे। 2022 आ गया फिर भी केजरीवाल जी नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो दिल्ली की बात हो गई, एमसीडी के चुनाव में ये बात होगी, इसका यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है? मैं आपको वही डेटा बताता हूँ। 2021 में जिला पंचायत, तालुका पंचायत, कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, बड़ौदा में भी हुए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का 1.5% वोट शेयर आया जी। कितना? 1.5%। इससे ज्यादा तो जनाब लोगों ने नोटा को वोट दिया है, अपक्ष के उम्मीदवारों को वोट ज्यादा दिया है। आम आदमी एक साल में केजरीवाल ने ऐसा तो कैसा जादू कर दिया कि ये लोग बड़ौदा की सारी जीतने की बात कर रहे हैं। गुजरात में इनका संगठन, जितनी सीटें हैं ना गुजरात में जैसे टोटल, सूरत का एक एग्जाम्पल देती है आम आदमी पार्टी की, देखो हमारे कितने सारे कॉर्पोरेटर आ गए। मैं बताता हूँ। सूरत में जो काउंसिलर थे वो हार्दिक, सूरत में जो काउंसिलर आम आदमी पार्टी के जीते, उसका लॉजिक ये है कि हार्दिक पटेल कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के। उनको हमने जवाबदारी पार्टी ने दी थी कि वहां पे कुछ मनमुटाव हो रहा है, कुछ अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता ना खुश, आप उनको जाके मनाइए। लेकिन हार्दिक पटेल उसमें फेल हुए और वही हमारे अब तो चले गए तो आपने उनके ऊपर, ये रियलिटी है, ये रियलिटी। और हमारे ही कार्यकर्ता, इस वजह से आम आदमी पार्टी जीत गई। हमारे ही है, वो हमारे ही ओरिजिन कार्यकर्ता। यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जहां आप फेल होंगे वहां वो गेन करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, गुजरात में जितनी टोटल सीट्स है ना, उतना ही इनके पास कार्यकर्ता है, 182। इससे ज्यादा तो गुजरात में इनके पास तो रियल कार्यकर्ता भी नहीं। जयेश भाई, इससे पहले आपके पास आऊं, चौहान साहब आपने सुना, कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपने हवा बहुत ज्यादा बना दी है और यहाँ पर इन्होंने अभी बताया आपका 1.5% वोट शेयर। 1.5% में क्या हासिल होगा? जी, पहले तो मैं भाई का जवाब दूंगा। भाई ने बोला हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास बहुत संगठन है। आपने देखा भी खेड़ ब्रह्मा के अंदर हमारी जो रैली हुई थी, डेडियापाड़ा में रैली हुई, जिससे काफ़ी संगठनों को और काफ़ी सारी पार्टियों को पसीने छूटे थे। और दूसरी बात ऐसी है कि देखो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना कि कांग्रेस में से कोई एमएलए जीतता है या कोई जीतता है, वो जाके फिर बीजेपी में ही मिल जाता है। कांग्रेस से जो लड़ता है और फिर बीजेपी में मिल जाता है। तो बात तो यही है कि अगर आप वोट कांग्रेस को कर रहे हो तो वो बीजेपी को चला जाता है। आपका भी तो एक कैंडिडेट है सूरत में जो कि नामांकन ही वापस ले लिया उसने। जी, सूरत में जो बंदे का नामांकन लिया गया है उसके पीछे जो लोग खड़े थे उन लोगों को आप चिन्हित करें और उनके साथ में जो उनके परिवार के साथ में जो हुआ है उसको जरा आप देखिए। जी ठीक है, हाँ आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये बता रहा था, सूरत के बेस पर आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने की सिचुएशन में आई। सूरत में जो 27 सीटें जीती, वो 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने नहीं जीती है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो थी पास, उनके जो दो बड़े नेता थे, मालविया और सोरठिया, और तीसरे उन लोगों को टिकट चाहिए था। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कांग्रेस को दिखा देते हम क्या करते हैं, और वही उसी संगठन के तो नेता इटालिया प्रदेश अध्यक्ष हो गए। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, लेकिन अब वही इटालिया शायद सूरत में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नगर पालिका कॉर्पोरेशन, खैर तो सूरत की बात हो गई। मैं यहाँ की एक आखिरी जाते जाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका ये कहना था, असेसमेंट ये था कि अल्टीमेटली बीजेपी जीत जाएगी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट भी लड़ेगा वो बीजेपी की तरफ हो जाएगा। लेकिन आगे चल के ये जो आपका एक असेसमेंट था बड़ा रोचक लगा मुझे। आपको लगता है कि एक कंप्लेसेंसी आ रही है बीजेपी के नेताओं में, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, अमित शाह तो हैं ही, उन्हीं लोगों की हवा में हम लोग चुनाव निकाल ले जाएंगे। आपको लगता है ये एक सेंस बीजेपी में? मैंने पहला ये बात बताया कि ये पहली बार हुआ है कि इतना रिबेलियन हुआ है, और जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती आई है, बीजेपी जो क्राइसिस नहीं कर पाई है इस बार इतने बड़ौदा में देखने को मिला है, और वो देखने को मिला है। वो उन्होंने जिस नेताओं को आना चाहिए था उसके बजाय उसके जूनियर नेता को बेच करके मामला ज़्यादा खराब हुआ। उनके इतना मामला, अगर दिग्गज नेता आते तो शायद दीनू मामा और मधु श्रीवास्तव अपक्ष उम्मीदवारी नहीं करते और वो रिबेलियन नहीं होता। तो उसमें बीजेपी इस बार पारोट के पगले भरे, या तो फिर उसकी कोई स्ट्रेटेजी के पार्ट में इंटेंशनली किया हो। इंटेंशनली बगावत कर दी बीजेपी ने। बगावत नहीं, इंटेंशनली ये किया। उससे दीनू मामा है, दीनू मामा अपक्ष लड़ते तो चुनाव जीतते हैं, बीजेपी में लड़ा तो हार गए। तो एक ऐसे जो दर्शक गुजरात के नहीं है, अपक्ष मतलब इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, तो जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा, जब निर्दलीय थे दीनू मामा तो जीते थे, जब भाजपा में लड़े तो दीनू मामा हार गए, जब निर्दलीय थे तभी जाकर के बीजेपी। छोटे छोटे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो छोटे छोटे केंद्र हैं
जैसे सूरत करीब 16 सीट पर इन्फ्लुएंस, बड़ौदा 10 से 13 सीट पर इन्फ्लुएंस, दक्षिण गुजरात करीब 35 सीट पर इन्फ्लुएंस। ऐसे ही छोटा छोटा करके हर चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। तो बड़ौदा में जो कि संस्कृति का एक केंद्र है, वहाँ पर क्या एक ऐसी स्थिति होती जा रही है कि अब वो बागियों के प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा 8 दिसंबर को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।